साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, कई दिनों के गैप के बाद आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। बिना किसी भूमिका के सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और ये अनुच्छेद 23 और 24 में ये अधिकार दिया हुआ है। इससे पहले हमने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये पढ़ लिए हैं और अब हम ये अनुच्छेद 23-24 को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम 23 पर चर्चा करेंगे, अगले में 24 पर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। चलिए चलते हैं। अनुच्छेद 23-24। चलिए देखो, अनुच्छेद 23 का टाइटल क्या है। टाइटल से पहले अपन थोड़ा सा ये चर्चा कर लेते हैं कि एक तो ये जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी व्यक्तियों को मिला हुआ है। और सभी व्यक्तियों में कौन कौन आ गए? सभी व्यक्ति में भारतीय नागरिक भी आ गए और विदेशी लोग भी आ गए। किस किस के विरुद्ध मिला है? ये राज्य के विरुद्ध भी मिला है और व्यक्ति के विरुद्ध भी मिला है। यानी सभी व्यक्तियों को यह अधिकार मिला है। अर्थात ना, और किसके विरुद्ध मिला है? राज्यों के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध और व्यक्तियों के विरुद्ध। मतलब यह है कि ना तो राज्य हमारा शोषण कर सकता है, ना ही कोई व्यक्ति हमारा शोषण कर सकता है। और सभी व्यक्तियों को यह अधिकार मिला हुआ है। देखो, संविधान के जो ये दो अनुच्छेद है, 23 और 24, इन अनुच्छेदों में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो समाज के वंचित वर्गों को किसी भी तरह के शोषण से बचाने की व्यवस्था करते हैं। देखो, भारतीय समाज में बहुत सारे कमजोर वर्ग थे और इनमें जैसे स्त्री है, एक कमजोर वर्ग था, शोषण हुआ है। दलित है, जनजातियां थी, भूमिहीन मजदूर थे, गरीब किसान थे, अनाथ बच्चे थे। इस तरह की कई कैटेगरी थी जिनको ताकतवर वर्ग से बचाने की जरूरत थी। जो ताकतवर वर्ग था वो इनका शोषण करता था और उनको इस शोषण से बचाने के लिए विशेष संरक्षण की आवश्यकता थी। और इस आवश्यकता को समझते हुए ही संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 की व्यवस्था की है। देखो, संविधान निर्माताओं ने किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं है। पूरे देश के सभी व्यक्तियों की जो भी समस्याएं हैं, कोई वंचित वर्ग है, कोई अमीर वर्ग है, उनकी क्या समस्याएं हो सकती है, उनकी क्या समस्याएं हो सकती है, यानी एक ऐसा संविधान बनाने का प्रयास किया जिसमें लगभग सफल रहे हैं। ऐसे तो आलोचनाएं हर चीज की होती है, हर चीज के दो पहलू होते हैं, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सबके हितों की रक्षा की है हमारे इस संविधान में। तो इसलिए 23 और 24 बनाया गया। देख लेते हैं 23 का क्या टारगेट है। अनुच्छेद 23 का मतलब में जो इसका टाइटल लिखा हुआ है वो है कि मानव का दुर्व्यापार, उसका प्रतिषेध हो। दुर्व्यापार का मतलब गलत तरीके से व्यापार, क्योंकि मानव को बेचने की चीज थोड़ी है। बलात् श्रम का प्रतिषेध। बलात् का मतलब जबरदस्ती, जबरन श्रम कराने का प्रतिषेध किया गया। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो इसमें दो शब्द आए हैं, एक तो ये बलात् श्रम आया है और एक ये दुर्व्यापार आया मानव का। तो इसको समझ लेते हैं। इसमें दो खंड हैं इस अनुच्छेद में। पहले खंड में ये कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार यानी ट्रैफिक और बेगार, एक तो मानव का दुर्व्यापार हो गया, एक बेगार हो गया, या बेगार जैसा ही कोई अन्य बलात् श्रम यानी जबरदस्ती किए जाने वाला श्रम प्रतिषेध किया जाता है।
और इस प्रावधान का किसी भी तरह उल्लंघन होता है तो वो अपराध होगा और विधि के अनुसार दंड मिलेगा। ये इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बेगार जैसे ही कोई अन्य बलात् श्रम, मतलब बेगार क्या है? बलात् श्रम है। बलात् मतलब जबरदस्ती, जबरन कराया जाने वाला श्रम है, उसको प्रतिषेध किया जाता है और उल्लंघन है इसका करना, वो अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। विधि को परिभाषित किया हुआ है अनुच्छेद 13 में। राज्य और विधि दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। और मूल अधिकारों के लिए हालांकि ये तो, लेकिन आगे भी कई जगह हमें इन शब्दों का प्रयोग मिलेगा और लेकिन वहां स्पष्ट किया होगा कि जो अनुच्छेद 13 में विधि बताई गई है उसके अनुसार विधि। लेकिन लगभग ये ज्यादातर, वैसे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनुच्छेद जो 13 में विधि बनाई है या 12 में जो राज्य शब्द का प्रयोग किया गया, ये मौलिक अधिकारों के लिए ही है। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में ही इनका प्रयोग किया जाए, लेकिन कहीं भी अगर दूसरी जगह है तो वहां उनको लिख दिया जाएगा कि वो विधि जो 13 में परिभाषित है, तो वो अलग जब भी आएगा उस पर चर्चा कर लेंगे। देखो, मानव दुर्व्यापार में क्या आया, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपनी भूमिका निभाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों को परिभाषित करते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया है। यानी मानव दुर्व्यापार में कई बातें शामिल की है, जैसे दास प्रथा है, देवदासी प्रथा है, या फिर सामान की तरह पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को बेचना, क्रय विक्रय, खरीदना बेचना, किसी स्त्री को वेश्या बनने के लिए बाध्य करना, प्रोस्टिट्यूशन में धकेलना उनको, और उससे जो आय हो उससे अपना जीवन यापन करना, ये सब मानव दुर्व्यापार की श्रेणी में आते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय ने इसको परिभाषित किया है, मानव दुर्व्यापार को। और अब बात इसमें यह भी लिखा था कि कोई भी ऐसा काम करता है तो उल्लंघन, ये अपराध होगा और विधि के अनुसार दंड होगा। तो संभवतः यह भी बात बनती है कि कोई ना कोई अपराध हुआ भी होगा तो विधि भी बनाई गई होगी। विधि बनाने का काम कौन करता है? सामान्यतः तो विधि हम देखते हैं विधानमंडल का कार्य है, व्यवस्थापिका का कार्य है, संसद का कार्य है, तीनों एक ही बात है। लेकिन जब बात विधि और हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं तो फिर विधि को के दायरे में सारी चीज आती है जो अनुच्छेद 13 में पढ़ा था। तो इन कार्यों से संबंधित कौन से, ये जो जबरन श्रम कराया जाना है, मानव का दुर्व्यापार है, जिसमें ये सब आता है, देवदासी प्रथा, दास प्रथा, महिला पुरुषों का, बच्चों का आदान प्रदान, क्रय विक्रय करना, ये वेश्यावृत्ति में किसी को धकेलना, ये सारी चीजें दुर्व्यापार में आती हैं। और इन सभी कार्यों से संबंधित दंड देने के लिए संसद ने ही एक अधिनियम पारित किया है, 1956 में पारित किया था, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, ये संसद के द्वारा बनाया हुआ है। तो ये तो अधिनियम संसद ने ही बना दिया, नहीं तो कोई और विधि के तहत भी अगर कोई बात होती तो वो भी यहां पर मान्य होती, क्योंकि विधि शब्द का प्रयोग किया गया। साधारणतः हम ये मान ले ये तो मौलिक अधिकारों की बात है, नहीं तो जब जहां भी विधि शब्द का प्रयोग होगा वो विधानमंडल के द्वारा बनाई हुई विधि की ही बात करेगा। या तो केंद्रीय विधानमंडल ये कार्य करेगा या फिर राज्य का विधानमंडल ये कार्य करेगा। तो इसके लिए संसद ने 1956 में अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 बनाया है, जिसमें इसके लिए दंड वगैरह का प्रावधान कर रखा है। अब एक शब्द आया था बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर, ये रहा। इसके अंदर क्या क्या आता है? जैसे किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर करना, इसका मतलब सीधा सा ये है साधारण भाषा में। और इसमें बेगार प्रथा आती है, न्यूनतम वेतन से कम पर काम कराना आता है, जो वेतन चल रहा है सामान्यतः उससे कम पर जबरदस्ती काम कराना, नहीं करना पड़ेगा, इतने रुपए मिलेंगे। बंधुआ मजदूरी की प्रथा चली थी, बहुत समय तक चली आई है।
ये सारे फोर्स्ड लेबर में आएंगे, बलात् श्रम में आएंगे। और इन सब के लिए भी कानून बना है। इन सब के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना, 1948 में ही बन गया था। 1970 में बना अनुबंध श्रम अधिनियम बना, और 1976 में कानून बनाया बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम। 1976 में एक और कानून बना था समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो इनको यानी एक तरह से समानता के स्तर पर लाने के लिए, या फिर जिनके साथ ये भेदभाव हो रहा है उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए। समानता का अधिकार नहीं है, लेकिन जैसे समान पारिश्रमिक अधिनियम बनाया तो उसका मतलब तो यही है ना कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये 3-4 इसके लिए कानून बनाए, जब अपन लिखवाएंगे तो इसको स्पष्ट रूप से लिखवा देंगे। तो ये तो हमारा पहला खंड हो गया। अब दूसरे खंड में क्या है? दूसरे खंड में इस पहले खंड के अपवाद की चर्चा की गई है। इसमें यह कहा गया है कि अगर देखो कई बार राज्य को विशेष जरूरत पड़ती है, ऐसी परिस्थिति सामने आ गई, कोई युद्ध हो गया और जिससे सेना के अतिरिक्त लोगों की जरूरत है, सेना से बात नहीं बन रही है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम आपदा हो, कोई भी हो, कोई आपदा आ गई, ऐसे में राज्य यह कह सकता है, यानी अनिवार्य सेवा आप पर आरोपित कर सकता है। यानी राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सेवाएं लागू कर सकता है, और ऐसी अनिवार्य सेवा जब राज्य लागू करेगा तो उसमें एक चीज उसको भी ध्यान रखनी पड़ेगी, कोई भेदभाव नहीं करेगा कि अपने किसी धर्म विशेष के लोगों को, जाति विशेष या किसी वर्ग विशेष को छोड़ दिया, बाकी सबको ले लिया। तो इसमें यह कह दिया है कि राज्य ऐसी सेवा लागू करने में धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। अच्छा, ये मैंने ओपन ही नहीं किया, ये लिखा हुआ है। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, अधिरोपित इंपोजिंग कर सकता है, लेकिन ऐसी अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने में, लागू करने में ये 4 कैटेगरी धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से कोई एक, किसी के आधार पर भी राज्य भेदभाव नहीं करेगा। करेगा तो गलत है, फिर हम न्यायालय में जा सकते हैं। जैसे मान लो युद्ध की स्थिति हो गई तो अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर सकता है राज्य। जब ऐसी परिस्थिति आ पड़ी है अपने ऊपर तो कह सकता है कि भाई प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को भेजा जाए सेना में, तो फिर हमें यह काम करना पड़ेगा। हम वहां नहीं जा सकते अपने कि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। स्पष्ट रूप से लिख दिया है, संविधान में लिख दिया गया है कि ऐसा राज्य कर सकता है। तो आप इसको बलात् श्रम के और राज्य मजदूरी देने के लिए भी बाध्य नहीं है। मतलब जब प्राकृतिक आपदा आ गई, सामाजिक संकट आ गया और अनिवार्य सामाजिक सेवा मान लो राज्य लागू कर रहा है, तो उसके बदले में धन प्रदान करना जरूरी नहीं है राज्य के द्वारा। राज्य फ्री में हमसे ये सेवा ले सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये फोर्स्ड लेबर है, ये जबरन हमसे हमारा शोषण किया जा रहा है। इस आधार पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते। और देखो हमारा संविधान बहुत बड़ा है, जिसका एक कारण यह भी है कि हमारे जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं, पूरे विस्तार से हमारे मौलिक अधिकार हमारे संविधान में वर्णन कर रखा है, साथ में उन पर लगने वाले प्रतिबंधों का भी वर्णन संविधान में ही कर रखा है। बाकी बहुत से संविधानों में ऐसा नहीं है, और देशों के संविधान में ये सबकी अलग अलग है, ऐसा भी है ऐसा नहीं भी है। अमेरिका के संविधान में 7 ही अनुच्छेद है। तो ये भी कारण है। और एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो अनुच्छेद 23 है, इसमें आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। कभी आप ये सोच 14 वर्ष से कम की बच्चों के लिए है, 14 से या 18 वर्ष से कम के बच्चों के लिए है, इसमें आयु का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। गलती से भी जहां आयु आ जाए, 14 वर्ष की बात आ जाए, कोई भी आ जाए, तो वो 23 से संबंधित नहीं होगा, वो 24 से होगा, या फिर कोई और बात है तो वहां से होगा संबंधित। तो चलो आज का ये छोटा सा टॉपिक था, इतना ही था। इसमें आप नोट्स हेडिंग डालिए और शुरू करो
सबसे पहले तो बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, क्योंकि हम ये मौलिक अधिकार ही अलग पढ़ रहे हैं, उसके बाद अनुच्छेद की हेडिंग डाल लेना। सबसे पहले लिख लो शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 से 24, ये रहा। और फिर अनुच्छेद 23 का टाइटल डाल के हम लिख सकते हैं कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। ये इस 23 का टाइटल है। और इस टाइटल में क्या लिखा है, या फिर एक काम करो, ये टाइटल लिखने से पहले एक लाइन लिख लो। टाइटल के बीच में आपने एक लाइन छोड़ी भी होगी, तो वो लाइन लिख लो कि ये अधिकार कौन सा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23-24 है, दोनों के लिए एक लाइन लिख लो। यह अधिकार या यह मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को राज्य एवं व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त है। एक तो सभी व्यक्तियों, इसको अंडरलाइन कर लो, और दूसरा राज्य एवं व्यक्तियों, इन दोनों को अंडरलाइन कर लो, क्योंकि सभी व्यक्तियों को प्राप्त है और राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है और व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। और उसके बाद आप हेडिंग डालो अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। एक नंबर डालो, उसमें लिखो मानव का दुर्व्यापार और बेगार। मानव का दुर्व्यापार, ये ऐसे कैसे लिख लो, मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषेध किया जाता है, और इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट लिखिए, एक मानव दुर्व्यापार की हेडिंग डालो, उसको परिभाषित कर देते हैं। मानव दुर्व्यापार, इसमें लिखो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दास प्रथा, देवदासी प्रथा, समान की तरह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का क्रय विक्रय करना, किसी स्त्री को वेश्या बनने को बाध्य करना तथा उसकी आय से जीवन यापन करना आदि को मानव दुर्व्यापार के तहत परिभाषित करते हुए प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट, इन सभी कार्यों से संबंधित दंड देने के लिए संसद ने अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 बनाया है या पारित किया, जो भी आप लिखना चाहो। नेक्स्ट, एक हेडिंग और डाल लो, हमेशा के लिए याद रहेगा, बलात् श्रम या जबरन श्रम। इंग्लिश में लिखना चाहो तो फोर्स्ड लेबर, इसको भी परिभाषित करके 2 लाइन लिख लो। किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर करना बलात् श्रम कहलाता है। इसमें बेगार प्रथा, न्यूनतम, ये मैं परिभाषित कर रहा हूं अपनी तरफ से, ये संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, या तो सर्वोच्च न्यायालय ने किया है या इसको मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। इसमें बेगार प्रथा, न्यूनतम वेतन से कम पर काम कराना, बंधुआ मजदूरी आदि शामिल है। नेक्स्ट लिखो, इन सब के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, अनुबंध श्रम अधिनियम 1970, अनुबंध श्रम अधिनियम
1970 1970, कोमा बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, 1976। नेक्स्ट ना, सॉरी, इसी में कोमा लगा के एक और लिख लो। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ये भी 1976 है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 आदि बनाए गए हैं। ये मुख्य मुख्य बनाए तो और भी गए होंगे। नेक्स्ट लिखो नंबर 2 डाल के, राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सेवाएं अधिरोपित, इंपोजिंग शब्द का प्रयोग किया गया, प्रभावी या लागू करना भी कह सकते हैं, अधिरोपित लिखा हुआ है तो आप अधिरोपित ही लिख लो, चाहे तो ब्रैकेट में प्रभावी या लागू करना या फिर इंपोजिंग लिख सकते हो। संविधान में इंपोजिंग शब्द का प्रयोग किया गया इंग्लिश में। राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवाएं अधिरोपित कर सकता है, लेकिन ऐसी अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। बाकी ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप याद रख लेना कि युद्ध जैसी स्थिति या कोई प्राकृतिक आपदा वापदा इनमें, और एक लाइन लिखना चाहो तो लिख लेना, जरूरी है नहीं कि याद रखने के लिए, ताकि आप गलती ना करो। नोट डाल के लिख सकते हो कि अनुच्छेद 23 में आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। कई बच्चे गलती करते हैं, 23 से संबंधित बात में भी अगर एक ऑप्शन दे दिया जाए कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा या उनका शोषण नहीं किया जाएगा, तो हो सकता है आप इसको भी गलत मान लो, है ना, इसको सही मान लो और सही मानते हुए आंसर दे दो, जबकि ये ऐसा है ही नहीं इसमें। तो आज के लिए इतना ही है साथियों। वैकेंसी जल्द आने की संभावना है। जल्द का मतलब ये तो निर्णय तो सरकार का कार्य है, बाकी बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं और सेकंड ग्रेड में सबसे ज़्यादा पद खाली हैं। लगभग 25,000 पद तो वर्तमान में खाली हैं। 10-12 हज़ार की डीपीसी होने की संभावना है। लगभग 10-12 हज़ार सेकेंड ग्रेड को फर्स्ट ग्रेड में प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद लगभग 35,000 ये पद खाली हो जाएंगे और 35,000 में से ये नियम रहता है कि आधी, जो जितने भी पद खाली होते हैं उनमें से आधे पद डायरेक्ट भर्ती से भरे जाते हैं और आधे पदों पर नीचे वाली पोस्ट से प्रमोट किया जाता है। तो जो ये 35,000 है, वैसे तो वर्ष के हिसाब से इसमें अंतर हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर माने तो मान लो आधे मान लो 35 के, तो 17-17,500 जो पद है या 16,000 जो भी इसमें आंकड़े में आएंगे, 18,000 आएंगे कि 14,000 आएंगे, उन पर नई भर्ती, मतलब ये पद खाली है। सरकार कितने भर्ती है वो एक अलग बात है, लेकिन जब इतने पद खाली हैं तो मेरे हिसाब से नॉर्मल हम कह सकते हैं 10,000 की वैकेंसी तो कम से कम आनी चाहिए। चर्चाएं 16,000 की भी चल रही है, बाकी प्रमाणिक कुछ भी नहीं पता है, सब अंदाजे लगाए जा रहे हैं अभी तो। और बाकी जो पद रहेंगे उनको थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में प्रमोट किया जाता है। तो समय का इंतजार मत करो। बहुत से बच्चे वैकेंसी का इंतजार करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। पहले जो लगेगा वो जीतेगा, जिसने पढ़ना बंद ही नहीं किया है। और मेरा तो एक सीधा सा सिंपल सी एक थ्योरी है कि अगर आपको 100% अपनी नौकरी निश्चित करनी है, 100% जिसमें किंतु परंतु ही ना हो, तो हम देखते हैं जो ये लोग गलती करते हैं कि आज ये वैकेंसी आ गई, आज इसमें लग जाओ, इसका हो गया अब अगले में लग जाओ, उसका हो गया आप अगले में लग जाओ। ऐसे करके हम वैकेंसियां बदलते रहते हैं
उनके सिलेबस भी अलग अलग होते हैं, और उस भटकाव में हम 10 साल, 5 साल, 8 साल निकाल देते हैं। उनमें से 80, 70, 50%, 90% लोग हार के, थक के अपने काम में लग जाते हैं, और ये आरोप लगाने लग जाते हैं कि ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, पैसों से होता है सरकार पर। ठीक है, बहुत सारी गलतियां हुई है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये भी कंफर्म है कि पढ़ने वालों का सिलेक्शन कभी रुका नहीं है। हाँ, अगर भाई किसी स्तर पर पेपर वगैरह लीक हुआ है और मान लो पता ही नहीं चला, तो 2, 4, 5% का ये कह सकते हैं कि सारी वैकेंसी की पूरी तो कभी संभावना होती नहीं। इतने बड़े स्तर पे अगर कुछ होता है तो वो लीक ही हो जाता है, पता ही चल जाता है। तो इस मामले में, और जब तक हमें सबूत नहीं मिलते तो हम कह भी नहीं सकते, कहना भी गलत है कि वो पेपर लीक हुआ है, और जो लीक हुए हैं, सबूत मिले, उनको रद्द भी कर दिया गया है भर्ती को। तो वो तो एक अलग विषय है, उस पर तो चर्चा करना ही बेवकूफ़ी समझता हूं मैं, क्योंकि हमें पढ़ना है, पढ़कर सिलेक्शन लेना है, तो उस तरफ ध्यान नहीं देना है। और पढ़कर अगर 100% सफलता को निश्चित करना है, तो फिर आज आप तैयारी कर रहे हो किसी भर्ती की, मान लो अब सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आप इसके लगे हुए हो, कल को परीक्षा हो जाती है, कल का मतलब चाहे 6 महीने में हो, चाहे 1 साल में हो। मेरा तरीका तो ये कहता है कि जब 100% किसी चीज को सुनिश्चित करना हो, तो आपका कितना ही अच्छा एग्जाम गया हो, कितना ही टॉप एग्जाम गया हो, चाहे आपको एक्सपर्ट ये बता रहे हो कि आप तो फर्स्ट रैंक आ रहे हो, मैं तो ये कहता हूं एग्जाम देने के बाद भी आप इसी के लग जाओ दोबारा। और जो कमियां आपको नजर आई, क्योंकि 2-4 महीने में तो रिजल्ट आ ही जाएगा, जो सारे बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं, या तो वो टारगेट बदल लेते हैं, या फिर उस 2-4-6 महीने में कुछ करते नहीं, घर बैठ जाते हैं आराम से, पेपर दे दिया, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं करेंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है, और ये तो सबसे गलत है। जो आदमी भर्ती बदल रहा है, अपना टारगेट बदल रहा है, वो तो चलो पढ़ तो रहा है, और जिसने पढ़ना ही बंद कर दिया, आधे से ज्यादा लोग ऐसा करते हैं, वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो आप अगर 100% करना है तो जैसे ही आप एग्जाम दो, बहुत अच्छी, मैं कहता हूं आपकी टॉप रैंक आए, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उसी टारगेट में लग जाओ। और 2-4 महीने की बात है, कोई ज्यादा 2-4 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं, उसके बाद आपके सामने आ जाएगा। बहुत बार अनुमान गलत साबित होते हैं, बहुत बार गलत साबित होते हैं। हम कुछ सोचते हैं और टारगेट कट ऑफ कुछ जाती है, और पॉइंटों में भी रह गए तो फिर रह ही गए, और उस आशा के अनुसार हमने कि हमारा हो गया और हमने 3-4 महीने खराब कर दी। साथियों ध्यान रखना, ये जो एक एक मिनट आपका बीत रहा है, ये जो घड़ी चल रही है, ये जो एक बार समय निकल गया वो दोबारा कभी नहीं आने वाला, उसकी पूर्ति किसी भी तरह हो ही नहीं सकती। कोई ये कहता है ना आज मेरा 1 घंटा खराब हो गया तो कल इसकी पूर्ति करूंगा, पूर्ति नहीं हो सकती। वो तो अपने आप को एक मन समझाने वाली बात है। बाकी जो समय निकल गया वो दोबारा कभी नहीं आएगा, तो समय को बर्बाद मत करो, नहीं तो ये फिर बाद में आपको बर्बाद करेगा। बहुत ये फालतू की चर्चा हो गई, मतलब कई लोग सोचते होंगे गुरुजी तो लेक्चर झाड़ने लगे, कब का लेक्चर खत्म हो गया, टॉपिक खत्म हो गया। बाकी ये वास्तविकता है, मेरा बहुत बड़ा अनुभव है इस मामले में, और सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। 6 महीने में, 2 महीने में मैं बिल्कुल किसी को आश्वासन नहीं देता हूं, गलत आश्वासन देना गलत है। कुछ लोग होते हैं जो हो सकता है 2-4 महीने में, 6 महीने में सिलेक्शन निकालते हो, लेकिन इतना बड़ा सिलेबस होता है, इतना विस्तार से पढ़ना होता है, ज्यादातर लोग जीरो से शुरू करते हैं उसको, बहुत सी चीजें भूलनी होती है हमने तो, बल्कि मैं तो ये कहता हूं जो शुरुआत जो जीरो से करता है, एकदम कोरा पन्ना है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको आधा अधूरा ज्ञान है उसको और ज्यादा दिक्कत है, पहले वो भी दिमाग से डिलीट करना है। और जीवन को बहुत संयमित बना लो, 2-4 महीने की बात है, सॉरी 2-4 साल की बात है, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। संयमित जीवन से आज के इस दौर में बहुत आसानी से सिलेक्शन लिया जा सकता है। और मैं तो इतनी बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि नौकरियां बिखरी पड़ी है, उठाने वाला चाहिए, लेकिन इस चीज को मजाक में लिया जाता है।
और इतना कठिन बना रखा है लोगों ने कि सरकारी नौकरी मतलब बहुत बड़ा, ये तो संभव ही नहीं है, या ये बहुत बड़ा काम है, ये साधारण लोगों को नहीं मिलती है। लोगों में ऐसा डर बैठ गया है। मेरे साथ के बहुत से लोग थे जो, हम तो क्लास में सबसे पीछे रहने वालों में थे, जो टॉपर्स थे वो भी सेलेक्ट नहीं हुए। केवल या तो उनका मैनेजमेंट सही नहीं था, या फिर उनके वो डर बैठ गया, या कोई और कारण रह गया। तो साथियों, आप इस डर से बाहर निकलो, संयमित जीवन जियो, अच्छी रणनीति बनाओ, बहुत शानदार तरीके से कंटिन्यूटी बनाए रखो। ऐसा संभव नहीं है कि आप तैयारी करो और सिलेक्शन ना हो। धन्यवाद।